आज स्टार्ट कर रहे हैं SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन का रुकना क्या कहलाता है? SIP इफेक्ट। देखते हैं, देखें तो स्टार्ट करते हैं SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट में क्या है? SIP इफेक्ट या कह सकते हैं इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन है उसमें क्या होगा? SIP इफेक्ट आएगा। ठीक है, एनिलीन मतलब बेंजीन पे क्या हो जाए, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लग जाए तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक एमाइन या बोलते हैं एनिलीन। ठीक, और वो क्या हो जाए? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो जाए किसी भी ग्रुप से तो उसमें क्या होगा? SIP इफेक्ट आएगा। SIP इफेक्ट है क्या? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्राउडनेस की वजह से, भीड़ की वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन का रुकना क्या कहलाता है? SIP इफेक्ट। बिल्कुल जैसे SIR था। तो एक बार SIP को समझने से पहले एक बार SIR के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे जैसे हम बात करें SIR, तो SIR क्या था? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस का रुकना क्या कहला रहा था? SIR इफेक्ट। SIP क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन का रुकना। प्रोटोनेशन क्या होता है? H+ का अटैक होना। H+ जब भी किसी पर अटैक होगा, H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का ऐड होना, अटैक होना किसी पे, या वो क्या कहलाता है? प्रोटोनेशन। देखिए, जब भी बेसिक नेचर हम देखते हैं तो बेसिक नेचर कंपाउंड में दो बातें मेन रखती हैं। क्या? एक तो मॉलिक्यूल्स कितनी जल्दी लोन पेयर को क्या करेगा? डोनेट। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो बेस, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पहला फैक्टर तो ये। दूसरा फैक्टर ये भी होगा, लोन पेयर जो डोनेट किए जा रहे हैं वो किसको डोनेट किए जा रहे हैं? H+ को। क्योंकि लोन पेयर का देना बेस, या उल्टा कहो H+ का लेना भी क्या है? बेस है। क्योंकि H+ का देना होता है एसिड और H+ का लेना होता है एसिड, बेस। तो क्या होगा? ये लोन पेयर क्या करेगा? लोन पेयर रिलीज करके क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट करेगा और इनके H+ को अटैक करेगा, H+ को ऐड कर लेगा अपने पास। और H+ का अटैक होना क्या होगा? वो कहलाएगा प्रोटोनेशन। H+ कहाँ अटैक करेगा? जहां पे उसको लोन पेयर मिल जाए। ठीक है, और जहां पे लोन पेयर मिलेंगे वहीं पे H+ अटैक करेगा और ये प्रोसेस कहलाता है प्रोटोनेशन। तो जल्दी से लोन पेयर मिलने चाहिए किसके लिए? प्रोटोनेशन के लिए। और जब प्रोटोनेशन हो जाए, जब H+ जुड़ जाए, H+ जुड़ने के बाद जो सिचुएशन बने वो सराउंडिंग को क्या हो? एक्सेप्ट हो। मतलब H+ जुड़ने के बाद जो प्रोसेस बनेगा वो भी स्टेबलाइज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो क्या होगा? पूरा प्रोसेस, अगर मान लीजिए H+ लोन पेयर देने के लिए तैयार है, लोन पेयर उसने दे भी दिया और H+ एक्सेप्ट भी हो गया, और H+ एक्सेप्ट होने के बाद वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस हो जाए तो वो कहेंगे H को कि भाग भाई, तू यहां से बाहर आया, निकल यहां से। आगे बात समझ में नहीं? तो अगर H+ के आने से वहां बखेड़ा हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वापिस भाग जाएगा H। और अगर वहां पे H+ के आने से उसका सम्मान हुआ, उसको क्या है, उसको बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं हुई, तो वो वहां पर रहेगा। तो ये बात भी है कि कौन कितनी जल्दी लोन पे डोनेट करे, और लोन पे डोनेट करने के बाद जो प्रोटोनेशन हो जाएगा, उस प्रोटोनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो कितना स्टेबल है। अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो प्रोसेस बहुत फास्ट चलेगा। चलिए खैर देखते हैं। अगर हम इसमें देख रहे थे तो क्या था? ये N पे क्या लगे थे? मिथाइल। और इसमें क्या हो जाएगा? ये बल्कि ग्रुप कहलाता था। और इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी एक क्या लगा है? मिथाइल। तो ये भी एक मिथाइल भी एक बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे आपस में स्टेरिक फैक्ट, बल्कि ग्रुप की वजह से आपस में क्या होगा? एक स्टेरिक रिपल्शन होगा, और स्टेरिक रिपल्शन की वजह से इनका जो प्लेन है, इन ग्रुप का जो प्लेन है वो फिनाइल रिंग के प्लेन से क्या हो जाता था? डिफरेंट। और प्लेन जब डिफरेंट हो जाएगा तो ये लोन पेयर इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आता था, जिसकी वजह से क्या है? ये रेजोनेंस यहाँ पे रुक जाता था। तो इस स्टेरिक SIR इफेक्ट की वजह से क्या होगा? ये इस नाइट्रोजन इन ग्रुप का प्लेन और इस फिनाइल रिंग का प्लेन क्या हो जाता था? डिफरेंट, जिसकी वजह से ये लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में नहीं आता था। और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, कह सकते हैं लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहा था, तो ये लोन पेयर इसके साथ बेंजीन के साथ डीलोकलाइज नहीं होगा। डीलोकलाइज नहीं होगा तो ये कैसा लोन पेयर कहलाएगा? लोकलाइज। और लोकलाइज होगा तो आसानी से ये अवेलेबल होगा किसके लिए? प्रोटोनेशन के लिए। ठीक, तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। तो यहाँ SIR इफेक्ट आ गया था जिसकी वजह से रेजोनेंस रुक गया था। रेजोनेंस रुक गया था तो ये क्या होगा? ये लोन पेयर अब इसमें ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं कर रहा था। मगर इसमें केस में देखें तो इस केस में N पे क्या लगे थे? 2H। और NH2 ग्रुप में और F में, F दो ग्रुप मैंने आपको बताए थे, NH2 और F, उस केस में SIR इफेक्ट नहीं लगता। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी क्योंकि ये ग्रुप बल्कि ग्रुप नहीं हुआ।
तो इस केस में जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ क्या कर जाएगा, डीलोकलाइज कर जाएगा, क्योंकि एन का और फिनाइल रिंग का प्लेन क्या होगा, सेम, और प्लेन सेम होगा, तो ये लोन पेयर क्या कर जाएगा इसके साथ, डीलोकलाइज। तो ये जो लोन पेयर है क्या कहलाएगा, डीलोकलाइज लोन पेयर, और डीलोकलाइज लोन पेयर है तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होगा प्रोटोनेशन के लिए, कह सकते हैं डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसआईआर इफेक्ट खत्म हो गया। एसआईआर इफेक्ट नहीं लगा तो यहाँ पे क्या लग गया, रेजोनेंस, और रेजोनेंस लग गया तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया, ये लोन पेयर किस में चला गया, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में चला गया, जिससे अब ये इजिली अवेलेबल नहीं होगा प्रोटोनेशन के लिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इस केस में, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या देखिए, तो इसमें अब क्या लगाएंगे, इसमें क्या लगेगा, एसआईपी इफेक्ट लगेगा। अब एसआईपी इफेक्ट क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जितनी कम होनी चाहिए थी, हमें लग रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इस लोन पेयर के इस बेंजीन के साथ डीलोकलाइज होने से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मगर जितनी हम सोच रहे हैं कि कम हो जाएगी उतनी नहीं, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। किसकी वजह से, एक और इफेक्ट लग जाता है यहाँ, एसआईपी इफेक्ट। अब ये क्या है एसआईपी इफेक्ट, जरा समझिए, देखिए क्या है। देखिए जी, ये हमारे पास कोई, पहली बात तो जो एसआईपी इफेक्ट है वो किस में लगेगा, एनिलीन में, और एनिलीन ये हो गई, एनिलीन क्या होगा, बेंजीन पे क्या लग जाए, NH2, तो इसे बोलेंगे एनिलीन। और एनिलीन भी कैसी होनी चाहिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप होना चाहिए, तो ये हो गई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। इसमें क्या होगा, एसआईपी इफेक्ट आएगा। क्या होगा एसआईपी इफेक्ट, समझिए। अभी तो क्या होगा, जैसे ये अपना लोन पेयर, इसका लोन पेयर बेंजीन के साथ क्या है, इसका लोन पेयर इस फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये बेंजीन इसके लिए क्या दिखाएगी, -M, क्योंकि अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ये प्लस, और ये लेगा बेंजीन तो ये माइनस। तो यहाँ पे जो बेंजीन है इसके लिए क्या दिखा रही थी, -M, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रही थी। मगर जब ये H+ इस पे क्या होगा, तो ये बेंजीन, इसका जो लोन पेयर इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है मगर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं है, घूम के वापस निकल के आ सकता है बाहर, और बाहर आ सकता है तो इसका मतलब डोनेट कर सकता है, मगर उतनी पावर से लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, मगर डोनेट अवेलेबल हो जाएगा किसके लिए, प्रोटोनेशन के लिए। तो जैसे इसका H+ इस पे ऐड होगा, तो H+ जैसे ऐड होगा तो इस नाइट्रोजन पे अभी कितने H थे, 2, और 2 H थे तो ये बल्कि नहीं हो रहा था, मगर जैसे ही H+ इस पे आके अटैक होगा तो इस एंड पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 3 हाइड्रोजन होते ही क्या हो जाएगा, ये बल्कि हो जाएगा, जैसे CH3 ग्रुप क्या होता, CH3 ग्रुप क्या होता था, बल्कि। और जैसे ही इस पे H इसका प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बल्कि ग्रुप बन जाएगा, और बल्कि ग्रुप बन जाएगा तो इनका क्या कर देगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी तो नौबत ही आ जाएगी कि ये ग्रुप आपस में घूमना स्टार्ट कर देंगे, इस प्लेन के क्या हो जाएंगे, अब अगेंस्ट हो जाएंगे, इनके अपोजिट हो जाएंगे। तो बल्कि ग्रुप इसके H+ के यहाँ लगते ही क्या हो जाएगा, स्टेरिक फैक्टर बढ़ जाएगा, और स्टेरिक फैक्टर बढ़ जाएगा तो स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगी, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेन चेंज होने लगेगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी तो ये अपना प्लेन चेंज करें या उल्टा इस H+ को भगा देंगे, तो ये क्या करेंगे, अपना प्लेन तो चेंज नहीं करेंगे, ये देखेंगे कौन लोग नया यहाँ आया है कि भगाओ इसे यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या होगा, H+ यहाँ जाने के बाद जैसे ही H+ यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा, और स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा तो वापस इसको क्या कर देंगे, निकाल फेंकेंगे कि भाग यहाँ से। ठीक है, और भागेंगे तो इसका मतलब है प्रोटोनेशन नहीं हो पा रहा। तो जितना हम सोच रहे थे कि ये इसका लोन पेयर सिर्फ रेजोनेंस में गया है, इसकी वजह से लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक इसकी वजह से नहीं, दूसरा एक और रीजन है, जैसे ही अगर इसने H+ को लिया, ये लोन पेयर दे सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, लोन पर दे सकता है तो बेसिक नेचर शो कर सकता है, मगर लोन पर देगा किसको, H+ को, मतलब लोन पर डोनेट करके H+ को बुलाएगा अपने घर दावत पे कि हम, ठीक है, दावत है, लड्डू हैं हमारे घर पे, आ जाओ आप, ठीक है, तो ये हम लड्डू खिलाएंगे आपको, आप आ जाओ। जैसे ही आएंगे तो आसपास के लोग क्या करेंगे, कौन बुला लिया, ये भीड़ हो गई इतनी, एक तो यहाँ पहले से जगह नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे निकाल बाहर करेंगे। तो समझ रहे हैं, लोन पे तो ये दे सकता है मगर इसके आने की जगह नहीं है यहाँ, जैसे ही आएगा तो यहाँ पे भीड़ हो जाएगी, क्राउडनेस हो जाएगी, एक नया रिपल्सन जनरेट हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन, जिसकी वजह से पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, या कह सकते हैं पूरे गांव वाले क्या हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे इस H+ के आने से। तो क्या करेंगे, इसे निकाल के बाहर करेंगे गाँव से। तो प्रोटोनेशन क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, किसकी वजह से, इन प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू, ये कह रहा है इन प्रिवेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप। तो बल्की ग्रुप H+ के जुड़ते ही क्या हो जाएगा, बल्की ग्रुप हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, बल्की ग्रुप बनने से रोकने के लिए क्या करेंगे, प्रोटोनेशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, अब जैसे जैसे क्या होगा, इसका साइज, इस फिनाइलिन का, इस ये जो ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लग रहा है,
इसका साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा एसआईपी इफेक्ट होगा। एसआईपी मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो इसका लोन पेयर इस फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में गया था तो उसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, मगर जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी कम होनी चाहिए उतनी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये बल्कि ग्रुप क्या कर देता है, जैसे ही H प्लस यहाँ आएगा तो यहाँ भीड़ हो जाएगी, क्राउडनेस हो जाएगी, स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगी, और स्टेरिक रिपल्शन से क्या होगा, ये H प्लस को यहाँ नहीं देगा, भगा देगा। अगर ये लोन पर देना भी चाह रहा तो दे नहीं सकता, क्योंकि ये H प्लस को आने नहीं देंगे यहाँ, क्योंकि स्टेरिक है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा है तो यहाँ पे H प्लस को ये रोक देता है। तो कह सकते हैं स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन का रुकना, स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन का मतलब H प्लस का आने से रोकना क्या कहलाता है, SIP इफेक्ट। तो देखिए SIP इफेक्ट तो बात करते हैं, ये कह रहे हैं द प्रोसेस इन विच प्रोटोनेशन इज इनहिबिटेड ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो ये कह रहा है स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रोटोनेशन का रुकना क्या कहलाता है, SIP इफेक्ट। क्लियर। SIP इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्या एनिलीन, ये सिर्फ किस में एप्लीकेबल होगा, एनिलीन में। एनिलीन मतलब बेंजीन पे क्या लग रहा हो, NH2 ग्रुप। ड्यू टू SIP इफेक्ट बेस स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड and will also be less than meta and para substituted aniline। ये कह रहा है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एलिलीन है, SIP इफेक्ट से SIP इफेक्ट का इफेक्ट क्या आएगा, ये कह रहा है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है वो लेस बेसिक होगी एनिलीन से भी और मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से भी। ठीक है, बिल्कुल ऑर्थो इफेक्ट जैसे। ऑर्थो इफेक्ट में क्या था, ऑर्थो इफेक्ट में था कि जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किससे, बेंजोइक एसिड से भी, और मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से भी। ऐसे इसमें क्या है, बेसिक, ये बेसिक नेचर के लिए है और किसके लिए है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के लिए। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एनिलीन है वो लेस बेसिक होगी किससे, एनिलीन से भी और मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से भी। नेक्स्ट, due to steric factor the cation formed after the protonation will be highly unstable, therefore it is said that ortho substituted aniline does not undergo protonation due to steric factor, therefore we can say that base strength of ortho substituted aniline decreased to a large extent in respective of the nature of group। तो ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, जैसे ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन पे प्रोटोनेशन करते हैं तो जैसे ही उस पे N पे H प्लस आके जुड़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, N पे एक कैटायन आ जाएगा 3 हाइड्रोजन के साथ, और इसमें क्या हो जाएगा, एक बल्कि इफेक्ट, ये बल्कि ग्रुप बन जाएगा जिससे स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और स्टेरिक फैक्टर हाई होने की वजह से ये जो H प्लस के आने से जो N कैटायन बना है ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। ठीक, और हाईली अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, ये अब प्रोटोनेशन को, तो इस प्रोसेस को ये कर नहीं पाएगा। ये जो H प्लस के आने से जो कैटायन बना है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, किसकी वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से, और जब हाईली अनस्टेबल होगा तो ये बन नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है H प्लस के आके जुड़ने का प्रोसेस हो नहीं पाएगा। तो इस केस में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है उस केस में प्रोटोनेशन हो नहीं सकता, और प्रोटोनेशन नहीं होगा तो इसकी जो बेसिक नेचर है, जो रेस्पेक्टिव ग्रुप का उस पर NH2 के NH2 ग्रुप के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए तो उससे कम नहीं, उससे बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आगे बात समझ में, चलिए। तो नोट पॉइंट क्या है, इफ ग्रुप आर OH एंड OCH3 देन they will not be able to exert SIP effect on the ortho substituted aniline। ये मेन बात है। और अगर हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था किसमें, बेंजोइक एसिड में, तो उसमें हमने बताया था कि दो ग्रुप कौन कौन से, एक NH2 और एक F। इन दो ग्रुप, ये दो ग्रुप क्या हैं, ये दो ग्रुप SIR इफेक्ट नहीं एप्लीकेबल करते थे। ठीक, और इसमें भी उसने दो ग्रुप बता दिए कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है अगर उस पे ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लग जाए या OCH3 ग्रुप लग जाए तब SIP इफेक्ट नहीं चलता, मतलब तब क्राउडनेस नहीं हो पाती। तो दो, उसके भी दो ग्रुप हैं, एक NH2 और एक फ्लोरीन, और इसके भी दो ग्रुप हैं, एक OH और एक OCH3। तो इन दोनों ग्रुप को ध्यान रखना है। क्लियर। इस केस में SIP इफेक्ट नहीं चलेगा, बाकी सब में चलेगा। क्या है जी,
क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ अरेंज करनी है। ये एनिलीन है, बेंजीन पे NH2 लग गया तो एनिलीन हो गई, और एनिलीन भी कैसी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पे क्या लग गया CH3, तो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, और ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, और ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। अब जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ेगा, देखिए इससे बड़ा ग्रुप ये हो गया, इससे बड़ा ग्रुप ये हो गया, और इससे बड़ा ग्रुप ये हो गया, और जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे SIP बढ़ेगा, और SIP बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो साइज ऑफ ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप लग रहा है अगर उसका साइज बढ़ेगा तो SIP क्या होगा, बढ़ेगा, और SIP बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी, और बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो इसका मतलब ए सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम B, उससे कम C, और सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जैसे जैसे साइज ग्रुप का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी तो प्रोटोनेशन उतना ज्यादा रुक जाएगा। तो SIP क्या हो जाएगा, ज्यादा। SIP मतलब प्रोटोनेशन का रुकना। नेक्स्ट देखिए, ये एनिलीन है, एनिलीन के ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो गई, इस पे क्या लग रहा है, ये CH3। एक क्या हो गई, ये भी एनिलीन है, इस पे मेटा पोजीशन पे आ गया, और इसके किस पे आ गया, पैरा पोजीशन पे। तो तीन हमने ले लिए, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, एक मेटा सब्स्टिट्यूटेड, और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। बात करें तो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है तो वो तो क्या होगी, सबसे लेस बेसिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो क्या चल जाएगा, SIP, चाहे ग्रुप कोई सा भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इससे मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये तो सबसे लेस बेसिक। बात करें इन दोनों की तो मेटा पोजीशन पे तो सिर्फ क्या चलता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये क्या, CH3 क्या दिखाएगा, +I, और प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ाते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये CH3 किस पे आ गया, पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे मीजोमेरिक चेक करते हैं। मीजोमेरिक तो इसमें है नहीं, क्योंकि ना तो कोई लोन पेयर ना कोई डबल बॉन्ड। तो फिर देखें हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा ये +H, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा-H है। चलिए, तो इसमें +H है और उसमें +I है, प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करेंगे, दोनों बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, मगर ज्यादा कौन बढ़ाएगा, जिसके पास ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा। प्लस इफेक्ट ज्यादा SI से ज्यादा किसका होता है, H का। तो +H का इफेक्ट ज्यादा होगा किससे, +I से। तो इसलिए ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो पहले C, उसके बाद में B, और A तो सबसे लास्ट हो गया, क्योंकि ये तो क्या था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन थी, यानी कि इसमें क्या लग गया, इसमें क्या लग गया, SIP इफेक्ट। नेक्स्ट, तो देखिए पैरा वाला ज्यादा बेसिक हो गया किससे, मेटा वाले से, और ऑर्थो वाला तो सबसे लेस बेसिक हो ही जाएगा। किसकी वजह से, वो कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट कह सकते हैं या SIP इफेक्ट कह सकते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, इस केस में ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो गई, ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड, ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक, इसका तो बात ही मत करिए, इसमें तो SIP लग गया, और ये तो सबसे लेस बेसिक हो जाएगा। बात करते हैं मेटा की। हेलोजन क्या दिखाएंगे, मेटा पे तो सिर्फ इंडक्टिव चलता है, और हेलोजन दिखाएंगे -I। पैरा पे क्या चलेगा, देखिए हेलोजन है, हेलोजन का अगर हम पैरा पे देखते हैं मीजोमेरिक, और हेलोजन का जो मीजोमेरिक है वो वीक होता है इंडक्टिव से, इसलिए मीजोमेरिक की बात ही मत उठाओ, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक तो होगा, मगर मीजोमेरिक इसका वीक होता है, और इंडक्टिव क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एक हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है मीजोमेरिक से, तो बस इंडक्टिव कंपेयर करिए, जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है उसी को कंपेयर करो, और हेलोजन के केस में इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होता है मीजोमेरिक से। तो इसका इंडक्टिव कैसा होगा, -I। तो यहाँ भी -I, वहां भी -I। अब यहाँ का -I ज्यादा होगा कि वहां का -I ज्यादा होगा, ये पास है, जितना पास है उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना दूर है ग्रुप उतना कम होगा। तो इस केस में -I ज्यादा होगा, और माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं। जितना ज्यादा माइनस उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो इसलिए पहले कौन आ जाएगा, C। तो ये ज्यादा बेसिक होगा, तो इसमें क्या होगा, C पहले, और बाद में कौन आ जाएगा, B, और लास्ट में ये तो ऑर्थो तो आएगा ही। तो इसमें भी क्या हो गया, पहले पैरा, फिर क्या आ गया, मेटा, और लास्ट में कौन आ गया, ऑर्थो। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ करें बात, तो ये तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, इसकी तो बात ही मत करिए, तो लास्ट में चला जाएगा, ये तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा। इस पे देखिए, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे तो हमेशा इंडक्टिव चलता है, तो क्या होगा इंडक्टिव, इसका -I कि +I, -I। ठीक, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी आइटम आ जाए तो -I। चलिए, इसमें बात करें तो पैरा पोजीशन पे पहले मीजोमेरिक देखेंगे, और मीजोमेरिक इसका कैसा होगा, NO2 का मीजोमेरिक होगा -M, क्योंकि N डबल बॉन्ड O आता है, और अगर ग्रुप का पहला एटम डबल बॉन्डेड हो जाए मोर इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ तो -M। तो इसमें -M, इसमें -I। माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ज्यादा कम कौन करेगा, जिसका माइनस ज्यादा है, माइनस ज्यादा किसका होगा, मीजोमेरिक का। तो ये ज्यादा कम कर देगा, तो इससे पहले कौन आ जाएगा, B। तो आपके B पहले, बाद में C, और A तो सबसे लास्ट में आएगा SIP इफेक्ट की वजह से। तो इस केस में मेटा पहले हो गया पैरा से, उस केस में पैरा पहले आ रहा था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये बात आप याद रखना चाहो रख लो, नहीं तो यहाँ कम देर में 2 मिनट में आप क्या करते हैं, देखिए 10 सेकंड में इसको पता कर सकते हैं। चलिए,
बाकी ध्यान रखना माइनस एम का अगर केस आ गया तो माइनस एम के केस में मेटा पहले हो गया था किससे, पैरा से। यहाँ देखिए CH3, ये तो SIP इफेक्ट हो ही गया, इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया, तो ये तो क्या होगा, सबसे लास्ट होगा। यहाँ बात करें तो ये क्या होगा, मेटा पोजिशन पे तो इंडक्टिव, इंडक्टिव होगा तो क्या होगा, -I। ये क्या दिखाएगा, -H, क्या है, अल्फा हेलोजन है, और अल्फा हेलोजन है तो क्या होगा, -H। -M मीजोमेरिक तो दिखाएगा नहीं क्योंकि इसके पास ना लोन पर है ना डबल बॉन्ड है, तो क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कैसा है, -H है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, मगर ज्यादा कम कौन करेगा, जिसका माइनस ज्यादा होगा, माइनस ज्यादा किसका होगा, H का, तो इसका ज्यादा है तो ये कम बेसिक हो जाएगा, तो इससे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, B। तो अगर हम बात करेंगे तो इनमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, पहले B, उसके बाद C, और लास्ट में कौन आ जाएगा, A, वो तो SIP इफेक्ट की वजह से। तो इसमें भी क्या हो गया, मेटा ज्यादा हो गया किससे, पैरा से। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एनिलीन है और ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, तो इसमें क्या होगा, ये तो सबसे कम बेसिक हो जाएगी। बात रही ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये मेटा, और ये क्या है, पैरा, तो ये तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो गई, तो इसमें तो SIP इफेक्ट लग जाएगा, और SIP लग जाएगा तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। मगर ये कौन सा ग्रुप है, OCH3। मैंने आपको बताया है कि एनिलीन के केस में SIP इफेक्ट किन दो ग्रुप में नहीं लगता, कौन से दो ग्रुप हैं, OH और OCH3, और ये OCH3 है, और OCH3 है तो यहाँ SIP नहीं लगेगा, और SIP नहीं लगेगा तो अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेक करने तीनों के। इसमें देखिए तो ऑर्थो पोजीशन पे तो मीजोमेरिक चेक कर लो, और ये कैसा दिखाएगा, +M, क्योंकि ग्रुप के पहले टर्म ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पर, तो ये +M दिखाएगा। यहाँ देख लिए तो मेटा पोजीशन पे तो मीजोमेरिक चलता नहीं, तो सिर्फ इंडक्टिव, और इंडक्टिव क्या है, O एटम आ गया तो -I। यहाँ देखिए पैरा पोजिशन, फिर मीजोमेरिक देखेंगे तो +M, तो इसमें +M है, इसमें +M है, और इसमें क्या है, -I। तो प्लस वाले तो क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, तो सबसे ज़्यादा तो बेसिक कौन हो जाएगा, प्लस वाला। तो अगर बात करें A और C ज़्यादा बेसिक होंगे किससे, B से, तो A और B +M के बेसिस पे A और C ज़्यादा बेसिक होंगे B से। अब बात कर लें ए और बी के, ए और सी में, तो ए और सी में तो ये भी +M, वो भी +M, जैसा +M ये वैसा ही +M ये, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, और दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम होगी, क्योंकि मीजोमेरिक पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। तो बात करिए इंडक्टिव की, इंडक्टिव देखें तो इसमें क्या होगा, -I, ये इसका इंडक्टिव -I, उसका भी इंडक्टिव -I, मगर पैरा पोजीशन पर आते आते इंडक्टिव खत्म हो लेता है, तो इसमें इंडक्टिव ना के बराबर हो गया, तो इसमें थोड़ा सा -I ज़्यादा होगा, तो इसका -I ज़्यादा होगा, माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो ये तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए C पहले आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए तो पैरा पहले हो गया, पैरा पहले, फिर ऑर्थो, और फिर लास्ट में कौन आ गया, ये मेटा। यहाँ देखिए OH ग्रुप, OH भी ग्रुप वही है ग्रुप, OH ग्रुप में भी क्या होगा, SIP इफेक्ट नहीं लगेगा, तो फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो ये क्या दिखाएगा, +M। इंडक्टिव मेटा पोजीशन पर तो सिर्फ इंडक्टिव चलता है, तो कैसा होगा, -I, ये फिर +M, तो पहले +M वाले, बाद में माइनस, तो प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो प्लस वाले बढ़ाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ को, सबसे ज़्यादा +M किसमें है, फर्स्ट और थर्ड में, क्योंकि यहाँ +M है और वहाँ -I है, तो +M के बेसिस पे A और C ज़्यादा हो गए B से। अब बात कर ले A और C में, तो इसका इंडक्टिव देखें तो यहाँ -I होगा, और वहाँ का इंडक्टिव ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या यहाँ का जो -I है वो कमजोर होगा, वहाँ का -I स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसमें माइनस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, अगर माइनस ज़्यादा हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए C पहले आ जाएगा A से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो गया, अब बात करिए, देखिए ये N पे क्या है, N पे Me का होल ट्वाइस लग गया, और M पे Me का होल ट्वाइस लग गया, तो यहाँ अब क्या लग जाएगा, यहाँ SR इफेक्ट लग जाएगा। वहाँ SR इफेक्ट क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि ये NH2 ग्रुप था, और NH2 ग्रुप के लिए SR नहीं चलता, SR किसके लिए चलता है, NH2 और F के लिए, और SIP किसके लिए चलता, OH और OCH3 के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, N पे 2 Me आ गए, तो अब क्या चलेगा, SIR, और SIR होगा तो इसका जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, उन सबका लोन पेयर बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा था, और जब ये लोन पेयर SIR इफेक्ट लग जाएगा तो यहाँ स्टेरिक फैक्टर की वजह से इसका और इसका प्लेन बदल जाएगा, और इसका प्लेन बदल जाएगा, तो अब इसका लोन पेयर इसके साथ डीलोकलाइज नहीं होगा, अब ये लोन पेयर कैसा होगा, लोकलाइज होगा, तो ये आराम से क्या कर देगा, लोन पेयर को डोनेट कर देगा, तो SIR इफेक्ट के आते ही बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो वाला इस केस में सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ये। तो इस केस में अगर हम लोकलाइज की बात करें तो इसका जो लोन पर है डीलोकलाइज होगा, इसका लोन पर डीलोकलाइज होगा, मगर इसका लोन पर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे SIR इफेक्ट लग गया, जिसकी वजह से स्टेरिक फैक्टर की वजह से इसका और इसका प्लेन क्या हो जाएगा, चेंज, और प्लेन चेंज होगा तो वो लोन पर इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, या कह लो ये बेंजीन -M नहीं दिखाएगी इसके लिए, बाकी सब में बेंजीन -M दिखाएगी इसके लिए, तो -M वाले बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देंगे।
तो इसका लोन पेयर क्या रहेगा, लोकलाइज, जबकि इनका क्या रहेगा, डीलोकलाइज। तो पहले कौन आ गया, ए। तो अगर लोकलाइज की बेसिस पे देखें तो ए ज्यादा बेसिक होगा किससे, बी और सी से। बात कर लें बी और सी की, तो आप ग्रुप देख लो, इसमें बाकी सब कुछ तो सेम है। तो ग्रुप क्या हो गया इसमें, NO2 क्या है, ये दिखाएगा -M और -I। अगर मेटा पोजिशन पे है तो सिर्फ -I, और पैरा पोजिशन पे तो -M। माइनस वाला बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, ज्यादा माइनस किसका है, M का। तो ये ज्यादा बेसिक, ये क्या हो गया, इसका -M ज्यादा है, इसका माइनस इफेक्ट ज्यादा है, और माइनस इफेक्ट ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो पहले कौन आ जाएगा, बी, बाद में कौन आ जाएगा, सी। यहाँ देखिए, तो इसमें क्या लगेगा, SIR इफेक्ट, और SIR इफेक्ट लग जाएगा तो क्या हो गया, क्योंकि अब ये NH2 नहीं है, M N पे क्या लग गया, एल्काइल ग्रुप लग गया। तो ये इसमें क्या लगेगा, SIR इफेक्ट, और SIR इफेक्ट लगेगा तो इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज नहीं होने वाला इसके साथ, क्योंकि रेजोनेंस, SIR इफेक्ट लगते ही रेजोनेंस रुक गया होगा, रेजोनेंस रुक गया होगा तो ये बेसिक स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ गई होगी, क्योंकि इसका लोन पेयर बेंजीन के साथ डीलोकलाइज नहीं होगा। तो ये तो सबसे पहले, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज होगा, जबकि सबके लोन पेयर क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे, तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, वो जल्दी से अवेलेबल नहीं होंगे प्रोटोनेशन के लिए। तो लोकलाइज के बेसिस पे देखूं तो ए ज़्यादा बेसिक होगी और बाद में ही आएंगे। इन दोनों में कंपेयर कर लो तो ये CH3 क्या दिखाएगा, +I, और यहाँ पे CH3 क्या दिखा देगा, +H, क्योंकि मेटा पोजिशन पे तो सिर्फ इंडक्टिव चलता है, मगर पैरा पोजिशन पे मीजोमेरिक भी हो सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी। मीजोमेरिक तो इसमें है नहीं, ना तो इसके पास कोई लोन पेयर, ना इसके पास कोई डबल बॉन्ड, तो क्या देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा H है। तो ये +H और ये +I, प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मगर ज्यादा कौन बढ़ाएगा, जिसका ज्यादा प्लस, और ज्यादा प्लस किसका होता है, I से ज्यादा प्लस किसका होगा, H का। तो इसका +I ज्यादा, इसका प्लस ज्यादा है और इसका प्लस ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में C पहला आ जाएगा B से। आगे बात समझ में। तो कंक्लूजन क्या निकला है, इफ G, अगर G क्या है, मिथाइल है या कोई अल्काइल ग्रुप है या कोई हेलोजन है, ETC, तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ क्या आ रही थी, किसकी, एनिलीन की। तो पैरा वाला सबसे ज्यादा और था, फिर मेटा वाला, और लास्ट में ऑर्थो आ रहा था। ऑर्थो क्यों आ रहा था, क्योंकि SIP इफेक्ट लग गया था। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, मैं इनको प्रेफर नहीं करता कि आप इन चीज़ों को ऐसे याद करो, क्योंकि हम फटाक से 2 सेकंड में हम निकाल रहे हैं, ले रहे हैं कि पैरा ज़्यादा है कि मेटा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को रटना सही बात नहीं है, और बस जो मैंने क्वेश्चन करा दिए उसी ढंग से आप याद रखें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर साल कहीं ना कहीं इस पे से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको जरा बहुत ध्यान से देखना है। इसको भी ये कह रहा है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन की तो बात कर ली हमने अभी, ठीक है, एनिलीन की। अब बात करते हैं एलिफेटिक अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में। तो ध्यान दीजिए, जो एलिफेटिक अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो गैसियस फेस में कुछ और होती है और एक्वस फेस में कुछ और होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइन, किसमें, इन फर्स्ट केस ले रहे हैं इन गैसियस स्टेट। तो ध्यान दीजिए, गैसियस स्टेट में जो अमाइन की, एलिफेटिक अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे। जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, सोर्स एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी उतनी जल्दी लोन पे डोनेट करके क्या कर सकता है, प्रोटोनेशन कर सकता है, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो बेसिक ऑर्डर किसकी, अमाइन की, एलिफेटिक अमाइन की, किसमें, गैसियस फेस में, वो क्या होगी, तो टर्सरी से कम होगी सेकेंडरी से कम होगी प्राइमरी, या प्राइमरी से भी कम होगी अमोनिया। कहने का मतलब है कि अमोनिया से ज्यादा प्राइमरी, और प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी क्या होगी, बेसिक होगी। क्यों, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें एक R ग्रुप आ गया। R मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप +I, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसमें एक ग्रुप है, इसमें कितने ग्रुप हो गए, 2, और इसमें कितने ग्रुप हो गए, 3। जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, किसको, नाइट्रोजन एटम को, और जितना इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी उतनी जल्दी क्या कर देगा, ये लोन पेयर को डोनेट कर देगा, या कह सकते हैं प्रोटोनेशन को शो कर देगा, या उतनी जल्दी H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ध्यान देना है, तो अमोनिया से ज्यादा होगी 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज्यादा क्या होगी, 3 डिग्री। अमाइन क्या होगी, बेसिक होगी। किस अमाइन की बात कर रहे हैं, एलिफेटिक अमाइन की। मगर ये जो ऑर्डर है किस में है, ध्यान रखना, गैसियस स्टेट में। तो ओनली डिसाइडिंग फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, या कह लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, यानी कि जितना ज्यादा +I होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ। तो जैसे जितना ज्यादा +I उतना ज्यादा क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ, किसकी, एलिफेटिक अमाइन की, किसमें, गैसियस स्टेट में। चलिए अब बात करते हैं, सेकंड केस क्या हो गया, इन एक्वस फेस, और यह कह सकते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। एक्वस फेस या प्रोटिक सॉल्वेंट,
प्रोटिक सॉल्वेंट, एक्वस फेज तो जानते हो, एक्वस फेज मतलब सॉल्वेंट कौन हो जाए, वाटर, वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्वस फेज। और प्रोटिक सॉल्वेंट जानते हो, ऐसा सॉल्वेंट जो क्या कर सके, H+ को डोनेट कर सके, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट, कई बार ये वर्ड पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोटिक सॉल्वेंट, तो प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, तो ऐसा सॉल्वेंट जो H+ को रिलीज कर सके वो क्या कहलाता है, प्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए, और वाटर देखो, वाटर क्या है, वाटर के पास O से जुड़ने वाला H है, तो वो H+ को रिलीज कर सकता है, तो इसलिए वाटर क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। तो फैक्टर इफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, तो जो एलिफेटिक अमाइन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ किसमें, एक्वस फेस में या प्रोटिक सॉल्वेंट में, वो किस पे डिपेंड करती है, वो जनरली क्या होगी, 3 फैक्टरों पे डिपेंड करेगी। और तीनों फैक्टरों का जो रिजल्ट आएगा, तीनों फैक्टरों का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसका आंसर होगा। तो फॉलोइंग 3 फैक्टर्स, तो जो एलिफेटिक जो अमाइन है उसकी एक्वस फेस में जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला इंडक्टिव फैक्ट, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बोल सकते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। और तीसरा स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, ये 3 फैक्टर हैं, इन तीनों फैक्टरों पर डिपेंड करती है। चलिए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, अमोनिया है, ठीक है, इस पे मैंने क्या करा, H+। बेसिक का मतलब है कि प्रोटॉन का लोन पेयर का डोनेट करना, लोन पेयर का डोनेट करना, या मतलब कह सकते हैं H+ का आके जुड़ना। तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये अपने लोन पर रिलीज करके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस पे H+ एक्सेप्ट होगा तो ये क्या होगा, NH4+। ऐसे ये प्राइमरी अमाइन है, इस पे H+ आके जुड़ेगा तो ये फॉर्म हो जाएगी, इस पे H+ आके जुड़ेगा तो ये फॉर्म हो जाएगी, इस पे H+ आके जुड़ेगा तो ये फॉर्म हो जाएगी। तो अगर हम इसमें बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। देखिए इस एन पे कितने, तीन H थे, अब कितने हो गए, 4। इस पे 2 H और एक एल्काइल ग्रुप था, तो अब क्या हो गया, 1 H और बढ़ गया। तो जैसे जैसे एटम एन पे एटम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस की मैं बात करूं तो अमोनिया से ज्यादा किसमें थी, प्राइमरी में, और प्राइमरी से ज्यादा किसमें, सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी में, और H+ के आने से और भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं देखूं तो डाउन द ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बढ़ रही है, क्योंकि इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, केवल H है, छोटे छोटे H। तो क्या होगा, H तो एक पर्टिकुलर एटम है, इसका साइज क्या होगा, छोटा, मगर H से बड़ा साइज किसका हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप का। इसमें एक अल्काइल ग्रुप आ गया, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप आ गए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो H+ के आके जुड़ने के चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेसिंग ही रहेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। ये जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो देखिए जरा, इफ आई फैक्ट इज द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर, अगर केवल आई फैक्ट क्या हो, डिसाइडिंग फैक्टर हो, तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, उस केस में तो आई फैक्ट तो क्या बताएगा, आई फैक्ट तो ये कहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो जल्दी लोन पर डोनेट करेगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसको होगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होंगे। अगर मैं सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर करूं, आई फैक्टर, तो आई फैक्टर तो कहेगा कि अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा प्राइमरी, और प्राइमरी से ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा बेसिक होगा टर्सरी, जैसे कि गैसियस फेस में आया था अभी। क्योंकि इससे ज्यादा प्लस आई इसमें, इससे ज्यादा प्लस आई इसमें, इससे ज्यादा प्लस आई इसमें, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा वैसे वैसे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उतनी जल्दी क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है या प्रोटोनेशन दिखा सकता है। तो समझ में आ गई बात। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या कह लो इंडक्टिव फैक्ट ने तो कह दिया कि साहब अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगी प्राइमरी, और प्राइमरी से ज्यादा बेसिक होगी सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा बेसिक होगी टर्सरी। एक फैक्टर ने तो कह दिया ऑर्डर ये होगा कि 1 डिग्री से किसकी तरफ, अमोनिया से किसकी तरफ चलेगा, 3 डिग्री की तरफ। अब दूसरा फैक्टर देखिए, इफ ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर्ड देन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर। अगर हम केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर करें, क्या होगा, जब ये H+ एक्सेप्ट कर लेंगे तो अमोनिया हो जाएगा NH4+ में, और ये हो जाएगा प्राइमरी अमाइन बन जाएगी RNH3+ में, और सेकेंडरी अमाइन बन जाएगी R2NH2+, और टर्सरी अमाइन हो जाएगी R3NH+। इस फॉर्म में हो गई होंगी। इनकी स्टेबिलिटी की बात करें किसकी बेसिस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। जब ये सब्सटेंस बन जाएगा H+ एक्सेप्ट होने के बाद, तो ये किसके अंदर है, पानी के अंदर ही तो है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर ये मॉलिक्यूल तैर रहा होगा। अब ये इस मॉलिक्यूल ने H+ को ले लिया। ऐसे समझो कि इस अमोनिया ने क्या करा, H+ के साथ शादी कर ली, और शादी करके इसको अपने साथ ले आया। अब बात करते हैं कि जो आसपास का सराउंडिंग है, जो वाटर है, वो इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, इस शादी को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो समझिए जरा, यहाँ क्या है, ये अमोनिया थी, अमोनिया पे हमने एक H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब ये वाटर के साथ क्या होगा, ये अमोनियम आयन बन गया, अमोनियम आयन बन गया, तो अब ये वाटर के इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो देखिए N से जुड़ने वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार है, और वाटर के मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा,
वाटर के O एटम से क्या बना देगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि N से जुड़ने वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और O के साथ क्या कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो O किससे मिल जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल से, और N से जुड़ने वाला H है। तो इसके जो चारों H है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो कहने का मतलब है कि इसकी शादी का तो बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया, चारों तरफ से सबने तारीफ करी और सबने क्या करा है गिफ्ट दिए। ठीक, तो ये तो क्या हो गया स्टेबलाइज हो गया। यहाँ पे क्या है प्राइमरी अमाइन की बात करें तो तीन साइडों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि इस पे तीन H हैं, तीन साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, या कह सकते हैं तीन तरीके से क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी रिलीज, तो इसे बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। या कह सकते हैं ये जो आयंस बना है, ये जो कैटायंस बना है, ये वाटर में इजिली क्या हो गया डिजोल्व हो गया, मतलब सम्मिलित हो गया। ठीक है, इस केस में क्या है केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हो रही तीन, इस साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसमें कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी केवल दो, क्योंकि दो ही H बचे और दो अल्काइल ग्रुप आ गए। और टर्सरी में सिर्फ एक ही साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये प्रोटोनेशन के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा अमोनियम आयन NH4+, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। जितने ज्यादा बॉन्ड बना लेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा स्टेबल, या कह सकते हैं उतनी ज्यादा सोल्वेशन एनर्जी क्या कर देगा रिलीज, और जितनी एनर्जी रिलीज कर देगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी रिलीज करने का मतलब है खुद की एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी, और जिसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या होगा ये प्रोटोनेशन के बाद ये क्या हो रहा है स्वीकार हो रहा है। ठीक है, ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इनके वाटर में आसानी से डिजोल्व हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये। तो सबसे जल्दी प्रोटोनेशन कौन दिखाएगा ये, क्योंकि प्रोटोनेशन होने के बाद शादी करने के बाद सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले इसकी हो रही है। ठीक है, इसे सब लोग पसंद कर रहे हैं शादी को, तो इसकी शादी सबसे पहले होगी। इसकी शादी को पसंद नहीं कर रहे तो उसकी शादी नहीं होगी। तो कहने का मतलब जल्दी प्रोटोनेशन कौन दिखाएगा ये, और जितने जितने जल्दी प्रोटोनेशन दिखा दिया वही क्या होगा ज्यादा बेसिक। तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रही है कि प्राइमरी यानी कि अमोनिया ज्यादा बेसिक होगी प्राइमरी अमाइन से, और प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगी टर्सरी अमाइन से, और टर्सरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगी वो सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगी टर्सरी अमाइन से। तो इसने ऑर्डर उल्टा बता दिया। इंडक्टिव कह रहा था ये टर्सरी वाली अमाइन ज्यादा बेसिक है, अमोनिया सबसे कम बेसिक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रही है कि नहीं जी अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है और टर्सरी अमाइन क्या है सबसे लेस बेसिक होनी चाहिए। अभी एक फैक्टर और बचा, तो कह रहा है बोथ दीज फैक्टर आर अपोजिट, ये कह रहा है ऑपरेटिंग both these factor are operating in the opposite direction, therefore basic strength order can be decided only by the value of Kb। तो ये कह रहा है कि ये जो है दोनों फैक्टर एक दूसरे के एकदम अपोजिट खड़े हो गए, यानी कि पंचायत में एक आदमी कह रहा है कि नहीं ऐसा होगा, दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं ऐसा होगा। तो अब दोनों की बात को कैसे न्यूट्रलाइज करा जाए, तो दोनों के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होगी किससे Kb वैल्यू से। Kb क्या है बेसिक कांस्टेंट, K मतलब कांस्टेंट, B मतलब बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखिए तो ये कह रहा है रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट क्या है अगर हम बात करें तो तीन फैक्टर आ गए जी। तीन फैक्टर कौन से, एक तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हो गया इंडक्टिव फैक्ट, और एक है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर में क्या था भीड़। देखिए भीड़ क्या होगा अगर हम अमोनिया से बात करें तो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रिक हिंड्रेंस किसमें थी प्राइमरी अमाइन में, प्राइमरी अमाइन से ज्यादा स्ट्रिक हिंड्रेंस किसमें थी सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से ज्यादा किसमें थी टर्सरी में। तो टर्सरी इसके अगर स्ट्रिक हिंड्रेंस फैक्टर को हम कंसीडर करें तो उसमें क्या है टर्सरी अमाइन में, अगर टर्सरी अमाइन में क्या होगा टर्सरी अमाइन में स्टेरिक फैक्टर क्या था ज्यादा था, तो स्टेरिक फैक्टर ज्यादा था वो जल्दी से प्रोटोनेशन को स्वीकार नहीं करेगा, उसमें जल्दी से प्रोटोनेशन नहीं होगा, या कह सकते हैं उसमें जल्दी से लोन पेयर रिलीज नहीं होगा, क्योंकि टर्सरी अमाइन में स्टेरिक फैक्टर ज्यादा हो गया। तो अगर H+ आके और जुड़ेगा तो भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी तो ऐसा प्रोटोनेशन को वो अपोज करेगा। तो इसलिए अगर स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होनी चाहिए अमोनिया, उससे कम होनी चाहिए प्राइमरी अमाइन, उससे कम टर्सरी अमाइन मतलब सेकेंडरी अमाइन, और सबसे कम टर्सरी। किसके अकॉर्डिंग स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो दो फैक्टर तो हो गए, दो फैक्टर तो कह रहे हैं कि अमोनिया ज्यादा होनी चाहिए और टर्सरी सबसे कम होनी चाहिए। कौन कौन से फैक्टर, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक स्टेरिक फैक्टर, ठीक है भीड़ क्राउडनेस, और एक फैक्टर इंडक्टिव फैक्ट कह रहा है कि टर्सरी ज्यादा होना चाहिए और प्राइमरी क्या होना चाहिए कम। तो इन तीनों को हम क्या कर लेंगे अब न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इनका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, वो ये हो। तो रिजल्ट क्या होगा रिजल्ट ऑफ फर्स्ट, तो क्या कह रहा है इफ आर ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप, अगर जो आर ग्रुप है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पे जो आर ग्रुप लग रहा है अगर वो मिथाइल है तो इसमें जो बेसिक ऑर्डर है वो Kb के बेसिस पे क्या निकल के आता है पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। तो इनमें जो बेसिक ऑर्डर होगा एक्वस फेस में अमोनिया का जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वो कैसा होगा
2 डिग्री ज़्यादा, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगी और 1 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री उससे कम, और फिर लास्ट में कौन आएगा, अमोनिया, अगर मिथाइल ग्रुप है तो। और मिथाइल की जगह अगर ये आर क्या है, इथाइल हो जाए, तो इथाइल के केस में सेम ऑर्डर वैसा ही रहेगा, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा रहेगी और अमोनिया सबसे कम रहेगी, मगर 3 डिग्री ज़्यादा हो जाएगी 1 डिग्री से। तो इथाइल के केस में 3 डिग्री पहले आ जाती है 1 डिग्री से। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आ गई बात? तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक और अमोनिया सबसे कम, किसमें, एक्वस फेस में। किसकी बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है किसका, एलिफेटिक अमाइन का, और किसमें, एक्वस फेस में। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा और अमोनिया सबसे कम। अगर मिथाइल ग्रुप है तो 1 डिग्री ज्यादा होगा 3 डिग्री से, 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री से। और अगर इथाइल ग्रुप है तो 3 डिग्री ज्यादा होगा 1 डिग्री से। बाकी ऑर्डर तो बिल्कुल वैसा ही रहना है, 2 डिग्री हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा और अमोनिया सबसे कम रहेगा। अगर हमें कोई ग्रुप इंडिकेट ना कर रखा हो, इफ आर इज नॉट स्पेसिफाइड देन बेसिक ऑर्डर विल बी, अगर हमें आर के बारे में नहीं बता रखा हो तो जो मिथाइल वाला आंसर है वही हम लेके चलेंगे। पहले 2 डिग्री, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, सबसे कम अमोनिया, सबसे ज्यादा 2 डिग्री और सबसे कम अमोनिया, और बीच में 1 डिग्री पहले आ जाएगा 3 डिग्री से। तो कहने का मतलब है 3 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा किस केस में होगा, इथाइल के केस में। अगर इथाइल के अलावा कुछ भी ग्रुप है, इथाइल के अलावा कुछ भी है, तो उस केस में 1 डिग्री ज्यादा होगा 3 डिग्री से। तो समझ में आ गई बात? तो एलिफेटिक जो अमाइन है उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो दो फेसों में अलग अलग आता है। अगर गैसियस फेस है तो गैसियस फेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस पे, इंडक्टिव फैक्ट पे, या कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे। जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसलिए अमोनिया से ज्यादा बेसिक है प्राइमरी, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी, किसमें, गैसियस फेस में। मगर एक्वस फेस में या प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करें तो इसमें 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होगा, अमोनिया से ज्यादा, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो उसके बेसिस पे ऑर्डर अगर हम देखें तो अमोनिया से ज्यादा 1 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा 3 डिग्री। अगर हम बात करें दूसरा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम केस देखें तो उस केस में अमोनिया ज्यादा बेसिक हो गया था, क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद उसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, जबकि टर्सरी में प्रोटोनेशन के बाद सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहता है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक होनी चाहिए और टर्सरी सबसे कम होनी चाहिए। दूसरा स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर में क्या है, जैसे जैसे क्राउडनेस बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा क्राउडनेस किसमें होगी, टर्सरी में, और टर्सरी में क्राउडनेस स्टेरिक फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो वो जल्दी से प्रोटोनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो स्टेरिक फैक्टर भी कहता है कि अमोनिया ज्यादा बेसिक होनी चाहिए और टर्सरी सबसे कम। तो इसमें दो ऑर्डर आ गए, एक तो कुछ तो कह रहे हैं कि टर्सरी ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए और कुछ कह रहा है कि क्या है, अमोनिया ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों का जो, इन तीनों फैक्टर का जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है केवी ऑर्डर पे, केवी वैल्यू के बेसिस पे। तो केवी वैल्यू के बेसिस पे वो ऑर्डर निकल के आता है कौन सा, तो सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री और सबसे कम होगा अमोनिया। तो 2 डिग्री की जो बेसिक स्ट्रेंथ है एक्वस फेस में, किसकी, एलिफेटिक अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है एक्वस फेस में, सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री और सबसे कम अमोनिया। रहे बात 1 डिग्री और 3 डिग्री की, अगर इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप के केस में 3 डिग्री ज्यादा होगा 1 डिग्री से, और बाकी सारे केसों में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ज्यादा होगी 3 डिग्री से। क्लियर? नेक्स्ट इफेक्ट देखिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट इसे बोलते हैं। ये भी दो टाइप का होगा, प्लस ई और माइनस ई। क्या है ये कह रहा है टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट। जब ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो जब ही एप्लीकेबल होगा जब कोई एक्सटर्नल रिएजेंट प्रेजेंट हो, मतलब आउटर सोर्स की डिमांड हो। कोई भी बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा जब इसमें कुछ रिजेंट हम क्या करते हैं, डाल दें, कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब डालेंगे तब ये ऑपरेट होना शुरू होगा। मतलब ये तभी जगेगा जब आप इसे उठाओगे, ठीक है, इसे पकड़ के हिला, इसे क्या करोगे आप, इसके पौधे को पकड़ के इसे आवाज दोगे, कहोगे कि भाई उठ जा, सुबह हो गई है, ठीक है। तो जब इसे आप क्या करोगे, इसे कुछ कोई एक्सटर्नल रीजेंट, कोई एक्सटर्नल सोर्स डालोगे, तभी ये इफेक्ट क्या होता है, एप्लीकेबल। मतलब ये टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट मतलब जब आपकी मर्जी करे तब इसे लगा लीजिएगा और जब मर्जी ना करे तब इसे बंद कर दीजिएगा। मतलब आपने रीजेंट डाल दिया तो ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, ये काम करना शुरू कर देगा। और ऑपरेट आप क्या कर लेंगे, रीजेंट को हटा लेंगे, रीजेंट को निकाल लेंगे वापस, तो ये क्या हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। ये ऐसे करिए जैसे हमने क्या करा, एक मोटर में क्या कर दिया, पेट्रोल डाल दिया तो वो चल रहा है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल रीजेंट चाहिए। तो टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रीजेंट। क्लियर होगी बात? मतलब ये टेम्परेरी इफेक्ट है। दिस इफेक्ट इज द टेम्परेरी इन नेचर, मतलब रीजेंट की प्रेजेंस है तो एप्लीकेबल है और रीजेंट की प्रेजेंस नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस प्रोसेस मतलब आप अपनी मर्जी से इसे क्या कर सकते हैं, जब चाहें जब लगा सकते हैं, जब मर्जी करें जब इसे बंद कर सकते हैं।
द प्रोसेस इन विच देयर इज द, ये कह रहा है shifting of pi electrons in the multiple bond due to the presence of external reagent is known as electromagnetic effect। ये कह रहा है पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना किसी रीजेंट की डिमांड पे, किसी रीजेंट की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, तो जैसे हमने इसमें क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल डाला है, तो तुरंत क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ भागेगा, जिस पे प्लस, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल डाला तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इधर क्या होगा, जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, और प्लस पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ के क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में नहीं। अगर इस न्यूक्लियोफाइल को वापस निकाल लो, यहां से न्यूक्लियोफाइल को निकालोगे तो इसे माइनस निकालोगे तो ये फिर प्लस बन जाएगा, और ये प्लस माइनस फिर दोबारा से वापस क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंट है तो ये एप्लीकेबल, ये पाई बॉन्ड टूट गया, और पाई बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। अगर न्यूक्लियोफाइल को, इस रीजेंट को वापस निकाल लोगे तो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में जिसमें ये था। तो क्या ये कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन द न्यूक्लियोफाइल विल बी शिफ्टिंग ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड द ओ। तो इसमें जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल आ गया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड आ गया, इलेक्ट्रॉनों की भीड़ आ गई, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से आ रहा है, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ भाग जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो कहने का मतलब है किसी भी रीजेंट की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का टूटना, पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना, पाई बॉन्ड का ब्रेक होना या पाई इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट जब तक ऑपरेट रहेगा जब तक रीजेंट प्रेजेंट रहेगा। अगर रीजेंट को आप वापस निकाल लोगे तो इफेक्ट फिर बंद हो जाएगा, यानी कि वापस रिटर्न हो जाएगा। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट, अब ये भी दो टाइप का होता है। द प्रोसेस इन विच रीजेंट इज अटैकिंग टू द मल्टीपल बॉन्ड एटम टूवर्ड्स विच पाई इलेक्ट्रॉन इज माइग्रेट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। ये कह रहा है आपने जो रीजेंट डाला है वो रीजेंट उस एटम पे जाके माइग्रेट हो रहा है, उस रीजेंट पे जाके ऐड हो रहा है जिस पे, जहां पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो ये कहलाएगा प्लस ई। अगर क्या है, ये कह रहा है माइनस ई में क्या होगा, द प्रोसेस इन विच रीजेंट इज बॉन्ड, ये कह रहा है रीजेंट इज बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड एटम फ्रॉम विच पाई इलेक्ट्रॉन आर, ये कह रहा है माइग्रेट अवे टूवर्ड द अदर एटम इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट। मतलब ये कह रहा है जो रीजेंट है वो उस डबल बॉन्डेड एटम पे जाके जुड़ रहा है जिस पे, जिधर पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो कहलाएगा प्लस ई। और अगर रीजेंट उस डबल बॉन्डेड एटम पे जाके जुड़ रहा है जिधर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उससे दूसरे एटम पे जाके जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, माइनस ई। जैसे समझिए ये हमारे पास क्या है, ये पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक होके पाई इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए ओ की तरफ, तो इधर आ गया माइनस, उधर आ गया प्लस, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागे, पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं ओ एटम पे। अगर ये इन जो रीजेंट है अगर वो क्या है इस ओ पे आएगा तो कहलाएगा प्लस ई, और इस जिस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए अगर उस पे आके जुड़ेगा तो प्लस ई, और उससे दूसरे एटम पे आके जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, माइनस ई। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये रीजेंट कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो किस पे जाएगा, प्लस पे। प्लस का मतलब जिस पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आए, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, जिस पे पाई इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे वो तो माइनस आ गया होगा, तो माइनस पर कौन आके जुड़ेगा, प्लस, तो माइनस किस पे आके जुड़ जाएगा, प्लस पे। तो यहाँ पे जो रीजेंट है वो जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उससे दूसरे एटम पे जाके जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, माइनस ई। इसमें देखिए पाई इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हुए, ओ पे, और इसमें कौन है, रीजेंट, प्लस, और प्लस किस पे जाके जुड़ेगा, माइनस पे। माइनस का मतलब उस एटम पे जाके जुड़ रहा है जिस पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लस ई। बहुत छोटी सी बात है, अगर किसी माइनस को जोड़ोगे, किसी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ोगे तो माइनस ई है, और किसी प्लस को जोड़ोगे तो वो क्या होगा, प्लस ई। क्यों, क्योंकि प्लस वाला उस पर जाके जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब वो क्या हो गया, प्लस ई, और माइनस वाला वहां जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब वो कैटायन पार्ट पे जुड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, माइनस ई। आगे बात समझ में, तो यही बात ध्यान रखनी है कि अगर रीजेंट उस एटम पे जाके जुड़ा जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो प्लस ई, और अगर रीजेंट उस अनोदर एटम पे जाके जुड़ा तो वो क्या कहलाएगा, माइनस ई। पहचान बहुत सिंपल सी है, अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, माइनस ई, और किसी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ रहे हैं तो प्लस ई। ये किसी भी रीजेंट को जोड़ना क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन ही तो है, ये एक तरीके से एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो कहने का मतलब है कि अगर प्लस ई है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाएगा, और माइनस ई है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा।
और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, बाद में इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में माइनस इफेक्ट चलेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में प्लस इफेक्ट चलेगा। तो इलेक्ट्रो कह सकते हैं ऑल एडिशन रिएक्शन, ऑल जितनी भी ये रिएक्शन होंगी, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, ये सब किससे कवर होंगी? सब जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जितनी भी एडिशन रिएक्शन है वो सब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से क्या होंगी? कवर्ड होंगी। क्लियर हो गई बात? अब अगर आपसे कोई पूछने लगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए, या पाई बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो गया? टूट गया है। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। चलिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट। तो प्लस इफेक्ट को कैसे पहचानोगे? रिएजेंट यूज इन एन इलेक्ट्रोफाइल, अगर जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा? प्लस ई, सीधी सी बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पे जाके जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तो वो किस पे जाके जुड़ेगा? जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन भाग गए होंगे, तो उस एटम पे जाके जुड़ेगा, और उस जिस एटम की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उस पे जाकर रिएजेंट का जुड़ना क्या कहलाता है? प्लस सी। तो पहचान क्या हो गई? वो जो मैं आपको बताया था, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो प्लस सी, और कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो माइनस सी। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लस इफेक्ट क्या होगा? रिजेंट यूज इज एन इलेक्ट्रोफाइल, रिजेंट हम जो यूज कर रहे हैं अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो प्लस ही। दूसरा, ये कह रहा है इंटरमीडिएट फॉर्म्ड विल बी ए कैटायन। तो इस केस में इंटरमीडिएट कौन बनेगा? कैटायन। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कोई भी प्लस, प्लस किस पे जाके जुड़ गया होगा? माइनस पर। जब माइनस पे जाके जुड़ गया होगा तो इंटरमीडिएट कौन रह गया होगा? कार्बन कैटायन। तो जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बने, या जिसमें जो अटैकिंग रिजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल हो, तो वो क्या कहलाएगा? प्लस ई। और ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो नेगेटिव वाले पार्ट पर अटैक कर देगा। जब नेगेटिव वाले पार्ट पर अटैक कर जाएगा तो कौन सा पार्ट बचता है? प्लस वाला। तो प्लस का मतलब कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट कौन बचता है? कार्बोकैटायन। ठीक है, तो बस यही दो पहचान हो गई कि रिजेंट यूज एज ए इलेक्ट्रोफाइल, अगर कोई रिजेंट जो यूज हो रहा है अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो प्लस सी, या जो इंटरमीडिएट बन रहा है अगर वो कैटायन है तो वो क्या कहलाएगा? प्लस सी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस ई, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा। रिजेंट यूज इज एन न्यूक्लियोफाइल, अगर जो रिजेंट हम यूज कर रहे हैं अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या कहलाएगा? माइनस ई। और न्यूक्लियोफाइल किस पे? न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस, और माइनस किस पे जाके जुड़ेगा? प्लस पे। तो इंटरमीडिएट कौन बन जाएगा? बच जाएगा एनायन। तो कह रहा है द इंटरमीडिएट फॉर्म विल बी एनायन, और इस केस में इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट कोई भी एनायन बना है तो समझ जाइए कैसा है? माइनस ई इफेक्ट है। चलिए, ये कह रहा है कंपेरिजन, ये कह रहा है कंपाउंड हैविंग सी बॉन्ड, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें सी बॉन्ड है, तो देखिए अभी तो हमने किसकी बात करी थी? जिसमें सी और ओ बॉन्ड था, मतलब पोलर पाई बॉन्ड था। अब ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड इसमें हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब वो कह रहा है कि इस पे क्या होगा अगर मैं क्या करूं? इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करूं तो इलेक्ट्रोफाइल तो इस पर अटैक कर जाएगा मगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन दो कार्बन एटम के बीच में एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? ये और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो इस दो एटमों के बीच में पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या है? पाई इलेक्ट्रॉनों का एक्सिस है। पाई इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस क्यों है? क्योंकि अगर इसे जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉनों की तो तुरंत ये पाई बॉन्ड टूट कर इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे और ये डोनेट कर देगा। इसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी तो तुरंत पाई बॉन्ड इधर को टूट जाएगा और इधर को टूट जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की भरमार हो जाएगी और ये दे देगा। तो ये क्या कहलाएंगे? इन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। एक तरीके से सी डबल बॉन्ड सी, दो एटमों के बीच में अगर ये क्या आ जाए, दो सेम एटमों के बीच में अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो समझ लीजिए एक तरीके से कैसे काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है? लोन पेयर तो इस पे नहीं है कोई, मगर इस पे पाई इलेक्ट्रॉन है। इस पे जेब में पैसे तो नहीं है मगर भैंस है, इसके घेर में भैंस बंधी हुई है, और भैंस बंधी हुई है तो कभी भी क्या कर सकता है? भैंस को बेच के पैसे ला सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। आगे बात समझ में नहीं? तो समझ जाइए इसके पास क्या है? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, तो खुद कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल। तो इसलिए अटैक कौन करेगा इस पे? इलेक्ट्रोफाइल। तो हमेशा इस पे पहले कौन अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए, इन एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देयरफॉर एल्कीन इटसेल्फ बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये कह रहा है एल्कीन में जो कार्बन कार्बन एटम है इसके बीच में जो पाई बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो सिमेट्रिकली क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ना इस पे कमी ना इस पे कमी। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा? खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल आकर नहीं चिपकेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल। माइनस को क्या करता है? रिपेल। प्लस को रिपेल, और माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इसलिए जो एल्कीन है वो जनरली क्या दिखाती है? एल्कीन जनरली दिखाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या दिखाती है? प्लस इफेक्ट। आगे बात समझ में कि नहीं? चलिए, तो कह रहा है, तो देखिए, इन एल्कीन ओनली इलेक्ट्रोफिलिक कैन शिफ्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स
ये कह रहा है एल्कीन के अंदर केवल इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट ही क्या कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर सकता है, कोई न्यूक्लियोफाइल आके उसको शिफ्ट नहीं कर सकता। इन एल्कीन ओनली इलेक्ट्रोफाइल कैन शिफ्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर वी कैन से दैट इन एल्कीन ओनली प्लसी इफेक्ट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लस ही इफेक्ट चलेगा, वो भी कब, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक हो, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक होगा तो कुछ नहीं चल पाएगा। एक लास्ट और देख लीजिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? द प्रोसेस इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट इज नोन एज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये कह रहा है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिस्प्लेस हुए थे, शिफ्ट नहीं हुए थे, डिस्प्लेस हुए थे, ठीक है, हल्के से शिफ्ट, हल्के से डिस्प्लेस हुए थे, शिफ्ट नहीं हुए थे, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुए थे। तो और बगैर किसी रिजेंट के हुए थे, बस पोलर कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस से क्या हो गया था, जो पोलैरिटी जनरेट हुई थी वो पोलैरिटी कार्बन चेन में, सिंगल कार्बन चेन में क्या हो गई थी, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन में कंटिन्यू हो गई थी, उसे बोला था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक क्या है? ये कह रहा है किसी भी रिजेंट की प्रेजेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होना। देखिए ये हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है और हमने इस पे क्या कर दिया, किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक कर दी। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की हवा इधर को चल गई, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर भाग जाएंगे, तो ये बॉन्ड पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। या कह सकते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए ये स्लाइटली माइनस स्लाइटली प्लस ये चार्ज आता है तो इंडक्टिव की वजह से आ रहा था, पोलैरिटी की वजह से आता, मगर ये जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक होगा तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर, तो इस पे कंप्लीटली माइनस चार्ज, इस पे कंप्लीटली प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके आर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और एक्स माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव। तो ये इस टाइप से क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, एक एटम रिमूव हो गया, दूसरा एटम आके लग गया, या कह सकते हैं एक ग्रुप हट गया दूसरा ग्रुप आके लग गया। तो इसे क्या बोलते हैं, इंडक्टोमेरिक, इसे बोलेंगे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट में क्या है, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ये सब इससे किससे होंगे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट से। तो ध्यान रखना है, ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल रीजेंट हो गया, ये एक्सटर्नल रीजेंट है जो क्या करेगा, इसके आने की वजह से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर। आगे बात समझ में? तो ये क्या हो गया इधर माइनस, तो ये माइनस था, इस पे प्लस था, स्लाइटली तो पोलैरिटी की वजह से, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो तुरंत ये कंप्लीटली बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस, और वो ये माइनस और प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखिए नॉट पॉइंट क्या है, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पाई इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल रीजन। ये कह रहा है अगर डिफरेंट एटम के बीच में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जब भी पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। मगर ये शिफ्ट भी कब होंगे, जब रीजेंट डलेगा, जब रीजेंट एक्सटर्नल रीजेंट डालेंगे तभी तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता है, और इलेक्ट्रोमेरिक रीजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉनों का टूटना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मगर पाई इलेक्ट्रॉन किधर टूटेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अगर सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड है तो उस केस में हमेशा प्लस ही चलता है, तो फिर उस केस में बॉन्ड इधर को भी टूट सकता है, इधर को भी टूट सकता है, और वो टूटेगा किसकी प्रेजेंस में, सिर्फ अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट डाले तो। चलिए दूसरा पॉइंट, इन alkyl halide sigma electrons are shifted towards halogen in the presence of nucleophile ड्यू टू इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी एल्काइल हैलाइड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे हैलोजन की तरफ, किसकी प्रेजेंस में, किसी न्यूक्लियोफाइल रीजेंट की प्रेजेंस में, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। यानी कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं हैलोजन की तरफ किस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। किसी रीजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होना कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, किसी रीजेंट की प्रेजेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होना क्या कहलाता है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये आपके, तो देखिए जीओसी में ये आपके सारे इफेक्ट कंप्लीट हुए। ठीक है, जो भी इफेक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो इससे और अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल एकदम नाचना शुरू कर दीजिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो। ठीक है,
बहुत ही मस्त बात है अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि खुद पे खुद अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी। इसका कुछ दिनों बाद में एक रिवीजन डालेंगे जिसमें थोड़े से और ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। वैसे अभी यही काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया है, तो इसे आप थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अब इसमें आगे चलते हैं मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये इस टाइप की टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक बेहतरीन क्या है टॉपिक है। ध्यान दीजिए, जीओसी से क्वेश्चन बनते हैं और हर एक एग्जाम में मिनिमम 4 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, 4 क्वेश्चंस। मगर जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शन होंगी, नेम ऑफ रिएक्शन होंगी, इनसे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, लगभग 7 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। तो इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की परसेंटेज ज्यादा है, मगर ध्यान रखें ये क्या है, जो अगला टॉपिक है, ये अगला टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन, इसे बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ये तभी समझ में आ सकता है जब जीओसी आपने जीओसी आपने एक बार रिवाइज कर रखा हो। बस सिर्फ रिवाइज करना है, इसमें से कुछ आपको आया कि नहीं आया इसकी चिंता ना करना आप बिल्कुल भी, आपने बस एक बार पढ़ रखा हो, ठीक है। मात्र एक बार लेक्चर को पढ़ लेने से, देख लेने से ही काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब आगे इसमें शुरू करेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में और नेम रिएक्शंस के बारे में। थैंक्स।